हेलो फ्रेंड्स। तो पृथ्वीपत शाह हमारा जो है गढ़वाल पमार वंश में कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ रहे हैं फतेह शाह। ठीक है, तो फतेह शाह का नाम जो है गढ़वाल को गौरवमयी मतलब इतिहास में उनका नाम आता है। गढ़वाल को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला जो फतेह शाह था, ये पृथ्वीपत शाह के बाद जो है गद्दी पर बैठा था। पृथ्वीपत शाह के बाद आपको पता है कि उनका जो पुत्र था मेदिनी शाह, ये इसकी मृत्यु हो गई थी 1662 में दिल्ली में। इसने अपने पिता के साथ धोखा किया था। ठीक है, हमने देखा था ना मेदिनी शाह के बारे में। जय सिंह ना राम सिंह, इन लोगों के साथ मिलकर इसने अपने पिता की बात नहीं मानी और उन लोगों का साथ दिया और सुलेमान शिक्को को औरंगजेब के हवाले कर दिया था, जिससे पृथ्वीपत शाह जो है बहुत नाराज़ हुआ था और उसने मेदिनी शाह को देश से निकाला कर दिया था। उसके बाद पृथ्वीपति शाह ने अपने जीवन काल में ही अपने पोते फतेह शाह को जो है गद्दी पर बैठाया था। तो फतेह शाह का जो हमें चित्र मिलता है, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की ही तरह जो है उनका घोड़े पर बैठा हुआ हमें चित्र मिलता है फतेह शाह का, जिसके नीचे उनकी जो उम्र है वो 33 साल लिखी हुई है। ठीक है, तो कुछ लेखक या कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जैसे कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी, डॉक्टर डबराल जी, इन लोगों ने जो है ऐसा कहा था कि फतेह शाह 7 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, जो कि बिल्कुल गलत प्रतीत होता है, क्योंकि जो हमें उनकी चित्र मिला है फतेह शाह का, उसमें उनकी उम्र हमें 33 साल लिखी हुई मिलती है। तो इन लोगों का जो मत है उसका खंडन हो जाता है। दूसरा तथ्य हमें ये मिलता है कि उनके जीवन काल में पृथ्वीपत शाह ने जो है इन्हें शासन सौंप दिया था। ये हमने पिछले उसमें भी पढ़ दिया था कि पृथ्वीपत शाह ने अपने जीवन काल में ही जो है अपने पौत्र को शासन सौंप दिया था। अगर उनका पौत्र इतना छोटा होता तो वो उसको शासन सौंपते नहीं सौंपते। इसका मतलब उनका जो पौत्र था फतेह शाह वो वयस्क रहा होगा, तभी उन्होंने उसके हाथ शासन की बागडोर दी होगी। तो ये तो फतेह शाह के बारे में जिन इतिहासकारों का मत गलत था कि वो छोटी उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे, उनका खंडन जो है कौन कौन से साक्ष्य कर रहे हैं ये हमने देखा अभी। तो अब हम देखते हैं, ये ताम्रपत्र मिला है शूरवीर, जो ठाकुर शूरवीर सिंह जी का संग्रह है, उसमें फतेह शाह के काल का 1700 ईस्वी का हमें एक ये ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, तो जो ये ताम्रपत्र हमें मिलते हैं, इसके अतिरिक्त श्री फतेह शाह के शासनकाल का एक सिक्का भी हमें प्राप्त हुआ है। श्री रतूड़ी ने जो रतूड़ी जी हैं, उन्होंने उस सिक्के के दोनों ओर के चित्र हमें दिए हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपनी ही भाषा में सिक्के में कुछ लिखा हुआ है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि गढ़वाल में जो है स्वतंत्र सत्ता थी। क्योंकि जो सिक्का था वो ऐसा नहीं था कि मुगलों द्वारा बनाया गया था, वो सिक्का जो है वहीं पर गढ़वाल में ही बनाया गया था, जिसमें वहीं की भाषा अंकित की गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि गढ़वाल उस समय में वो स्वतंत्र राज्य रहा होगा। श्री राहुल सांकृत्यायन के अनुसार फतेह शाह की विजय वाहिनी ने तिब्बत को जो है आक्रांत किया था। वीरत्व को सम्मान देने के लिए श्री फतेह शाह की तलवार एवं हथियार जो है कई वर्षों तक दाबा के विहार में रखे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाता है कि 1662 में फतेह शाह की विजय दुंदुभी सिरमौर की स्थली में भी बज उठी थी। पोंटा और जौनसार का एक वृद्ध भाग गढ़नरेश के हस्तगत कर लिया था। ठीक है, जो पोंटा साहिब वाला जो एरिया है ना, जो जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी भी पधारे थे कुछ टाइम के लिए, और जो जौनसार वाला एरिया है वो वाला एरिया भी जो है गढ़नरेश ने हस्तगत कर लिया था। ठाकुर देशज कृत सिख इतिहास में यह विवरण मिलता है कि सिरमौर का शासक गढ़नरेश से इतना भयभीत हो गया था, जो सिरमौर का शासक था ना, वो गढ़नरेश से इतना भयभीत हो गया था कि उसने अपनी रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह का आह्वान किया था। यानी कि वहाँ पे मेदिनी का शासन था ऐसा कहा जाता है, तो उसने जो है वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाया था फतेह शाह से डर के मारे। तो फतेह शाह को सिरमौर की मित्रता, तो गुरु जी ने मित्र के नाते, मतलब अब जो गुरु जी थे गुरु गोविंद जी, वो जो है फतेह शाह के मित्र थे ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने जो फतेह शाह थे उनको सिरमौर की मित्रता स्वीकार करने के लिए राजी कर दिया, और साथ ही सिरमौर के जो विजित प्रदेश थे, सिरमौर गढ़नरेश ने सिरमौर के जौनसार और पोंटा को विजित किया था ना, उन क्षेत्रों को वापस लौटाने के लिए भी जो है मना लिया था।
तो मतलब वापस लौटाने के लिए फतेह शाह को मनाया था गुरु गोविंद सिंह ने। तो श्री देशराज का मत है कि गुरुजी और फतेह शाह जो है अच्छे मित्र थे, लेकिन नियति कभी कभी ऐसी विचित्र, अनबुझा, अनचिन्हा और शत्रुता का रंग भर ही देती है। यानी कि ये पहले तो मित्र थे ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद जी और फतेह शाह, लेकिन बाद में जो है इनमें शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि शत्रुता मतलब कहीं कहीं शत्रुता का कारण जो है भीमचंद को बताया जाता है, क्योंकि फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह भीमचंद के पुत्र से किया था और भीमचंद जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी का शत्रु था। तो ऐसा भी माना जाता है कि भीमचंद के कहने पर ही फतेह शाह ने जो है उनसे शत्रुता की थी गुरु गोविंद सिंह जी से, क्योंकि भीमचंद ने गुरु गोविंद सिंह जी ने जो भी उपहार उनकी पुत्री के, उनकी कन्या के विवाह में दिए थे, वो सब भीमचंद ने फतेह शाह से वापस लौटाने के लिए कह दिए थे और कहा था कि अगर तुमने अगर गुरु गोविंद के उपहार स्वीकार किए तो हम तुम्हारी नववधु को तुम्हारे ही घर छोड़ देंगे। तो इस वजह से जो है फतेह शाह ने अपनी पुत्री की खातिर सारे उपहार गुरु गोविंद सिंह जी को वापस लौटा दिए थे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुरु गोविंद की आत्मकथा, ठीक है। तो गुरु गोविंद की आत्मकथा यहाँ पे हमें मिलती है विचित्र नाटक, जिसमें मतलब एक युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसमें गढ़ नरेश और सिख केसरी के मध्य युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये युद्ध? भैंगड़ी में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गढ़ नरेश और सिख केसरी के मध्य एक युद्ध हुआ था जो कि भैंगड़ी में हुआ था। इस ग्रंथ का आदि रूप जो है आज भी ठाकुर शूरवीर सिंह के संग्रह में हमें उपलब्ध है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है इसने इस विचित्र नाटक का जो है हिंदी रूपांतरण किया हुआ है, जिसमें विस्तार पूर्वक इस युद्ध का जो ये भैंगड़ी में जो सिख केसरी और गढ़ नरेश का युद्ध हुआ था उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं उसकी। देश चाल हमने पुनी भई, शहर पावटा की सुधी लई। शहर पावटा यानी कि पौंटा साहिब की यहाँ पे बात की जा रही है। कालिंद्री तट करे बिलासा, आनिक भांति के पेख तमासा। ताह के सिंह घने चुनी मारे, रोज रीछ बहु भांति बिदारे। फतह शाह कोपा तब राजा, लोह परे हम सो बिनु काजा। तो श्री रतुड़ी के कथन के अनुसार इस युद्ध का जो अंत शांति के रूप में हुआ था, मतलब कि ऐसी कोई किसी ने किसी स्थान को विजित नहीं किया था या कोई संधि नहीं हुई थी, ऐसा मतलब इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं मिला, ठीक है। शांति से ही ये युद्ध खत्म हो गया था, कोई इसका परिणाम नहीं हुआ था, ऐसा रतुड़ी जी कहते हैं, ठीक है। यद्यपि जो गुरु जी हैं उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है विचित्र नाटक, उसमें ये लिखा है कि फतेह शाह को झुकना पड़ा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने गढ़वाल के किसी विशेष भूभाग को विजित किया हो। मतलब कि गुरु गोविंद सिंह ने ये तो लिखा है कि फतेह शाह को झुकना पड़ा था उस युद्ध में, लेकिन ये नहीं लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह ने मतलब कि उन्होंने किसी गढ़वाल के क्षेत्र को विजित किया हो। अस्तु यही कहा जा सकता है कि निर्णायक युद्ध नहीं था, ना ही इसका कुछ परिणाम हुआ। यहाँ पर प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि भैंगड़ी के युद्ध का कारण जो है सिख इतिहास एक पुस्तक है, उसमें भी जो है भैंगड़ी के युद्ध के बारे में बताया गया है। कलकत्ता से प्रकाशित सिख रिव्यू के पृष्ठ 48 भाग 14-15 में ठाकुर फौजा सिंह ने ये लिखा है कि भैंगड़ी का युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों में पहला युद्ध था। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि भैंगड़ी का युद्ध तो हुआ था, सिख के मतलब सिख केसरी और गढ़ राज्य के मध्य भैंगड़ी का युद्ध हुआ था, क्योंकि इसके बारे में हमें जो है सिख इतिहास में भी जानकारी मिलती है। लेकिन सिख इतिहास में ये बताया गया है कि जो ये युद्ध हुआ था भैंगड़ी का युद्ध, इसका कारण भीमचंद नहीं था। ऊपर हमने पढ़ा ना कि भीमचंद ने फतेह शाह को वो किया होगा कि तुम्हारी पुत्री को हम तुम्हारे ही घर छोड़ देंगे अगर तुमने गुरु गोविंद सिंह जी से उपहार वापस नहीं लौटाए तो उनके। तो ये कारण जो है ऊपर बताया गया था, लेकिन जो सिख इतिहास है उसमें भीमचंद का नाम कहीं भी नहीं आया है, क्योंकि अगर इस युद्ध का कारण भीमचंद होता, भैंगड़ी के युद्ध का कारण भीमचंद होता, तो भीमचंद का नाम जो है सिख इतिहास में भी आया होता, क्योंकि भैंगड़ी के युद्ध के बारे में बताया है तो उसका कारण भी तो सिख इतिहास में वर्णित होता ना, तो उसके बारे में नहीं आया। तो इसका मतलब ये भीमचंद जो है कारण नहीं रहा होगा, कारण कुछ और रहा होगा।
सिख इतिहास में फतेह शाह की पुत्री का विवाह भीमचंद के पुत्र से संपन्न हुआ, ये तो लिखा है, लेकिन गुरुजी ने विचित्र नाटक में कहीं पर भी भीमचंद का उल्लेख नहीं किया है। यदि भीमचंद युद्ध का कारण होता तो गुरुजी कम से कम किसी न किसी स्थान पर भीमचंद का नाम लिखते। ठीक है, तो सिख इतिहास में युद्ध का कारण भीमचंद को नहीं बताया है। हाँ, इतना बताया है सिख इतिहास में कि भीमचंद के पुत्र के साथ फतेह शाह की पुत्री का विवाह हुआ था, लेकिन कारण भीमचंद को नहीं बताया है, और ना ही गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में भीमचंद का नाम लिखा है। तो गोविंद सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उनकी गढ़वाल से किसी प्रकार की भी शत्रुता नहीं थी। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि युद्ध की पहल जो है गढ़वाल से हुई थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने तो ये लिखा है कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो इसका मतलब गढ़वाल से ही शत्रुता, गढ़वाल ने ही पहले युद्ध करने के लिए जो है आग्रह किया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी कुछ काल के लिए जो है पौंटा पधारे थे, जहाँ पर उन्होंने जो है शेरों का शिकार यानी कि सिंहों का शिकार करना आरंभ कर दिया था। तो ये समाचार कहाँ पहुँचा? फतेह शाह के पास, श्रीनगर में पहुँचा। फतेह शाह ने ये सोचा कि गुरुजी अगर पौंटा में ही अपना स्थान बना लेंगे, आवास बना लेंगे, तो गणराज्य को आक्रांत कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है फतेह शाह जो है उनसे इस बात से डरता था कि कहीं गुरु गोविंद सिंह जी गढ़वाल को आक्रांत ना कर दें। ठीक है, इसीलिए जो है उसने गुरु गोविंद सिंह से युद्ध किया होगा। दूसरी संभावना, ये सब हम संभावनाएं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें भी एग्जैक्ट तो पता नहीं है। जो जो साक्ष्य मिले हैं, हर किसी साक्ष्य में अलग अलग मत इतिहासकारों ने दिए हैं, तो हम उन्हीं के जो है मतों को देख रहे हैं। ठीक है, दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि सिरमौर का जो राजा था मेदिनी प्रकाश, ठीक है, सिरमौर का जो राजा मेदिनी प्रकाश था, उसने ही गुरु गोविंद जी को जो है पौंटा आने का निमंत्रण दिया होगा। वह गुरु गोविंद जी का परम भक्त था। ए शॉर्ट स्केच ऑफ द लाइफ एंड वर्क और गुरु गोविंद, ठीक है, ये पूरी एक पुस्तक है, अ शॉर्ट स्केच ऑफ द लाइफ एंड वर्क और गुरु गोविंद सिंह। तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री भक्त लक्ष्मण। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने ही ये लिखा है कि जो मेदिनी प्रकाश है वो गुरु गोविंद सिंह जी का परम भक्त है। दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह जी के जो वरद हस्त की छाया में मेदिनी प्रकाश भी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह बहुत बहादुर थे, तो इसीलिए मेदिनी प्रकाश भी अपने आप को जो है सुरक्षित अनुभव करता होगा उनके संरक्षण में। इसीलिए उसने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को पौंटा आने का निमंत्रण दिया होगा। पौंटा में शेरों का शिकार करके जब गुरुजी जनता में अपने शौर्य के लिए प्रसिद्धि पाने लगे, तो फतेह शाह का संदेह करना भी स्वाभाविक था। ऑब्वियसली लोगों में जो है गुरु गोविंद सिंह जी की ख्याति बढ़ी थी, फतेह शाह का डरना तो स्वाभाविक था। तो इसके फलस्वरूप फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य जो है शत्रुता का अंकुर पनप उठा। ये जो है एक कारण बताया गया है गुरु गोविंद और फतेह शाह के बीच शत्रुता का। गुरु जी ने मेदिनी प्रकाश एवं फतेह शाह के मध्य मित्रता के संबंध बनाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि गणराज्य ने सिरमौर के कुछ भागों को अधिकृत कर लिया था। राजा फतेह शाह की वीर गाथाओं की अगली कड़ी थी कुमाऊँ। ठीक है, अब कुमाऊँ में भी जो है वीर गाथा मिलती है फतेह शाह की। तो भक्त दर्शन जी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ थे? अब हम कुमाऊँ की तरफ बढ़ते हैं कि कुमाऊँ में फतेह शाह ने क्या क्या किया था। तो राजा फतेह शाह के बारे में कुमाऊँ की वीर गाथाओं में भी देखने के लिए मिलता है। भक्त दर्शन जी ने कहा है कि बिना किसी स्थायी परिणाम के आक्रमण जो है राजा फतेह शाह ने किया था। GRC विलियम्स ने अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ देहरादून, ठीक है, मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसकी पुस्तक है? GRC विलियम की। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसकी पुस्तक है? GRC विलियम्स की। क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और दरौरा परगने में फतेहपुर नामक नगर बसाया। तो फतेहपुर नामक नगर किसने बताया था? तो ये बसाया था आपका फतेह शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जैसे फतेह शाह था, जैसे अकबर है ना, अकबर और विक्रमादित्य के बारे में हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर के बारे में हम देखते हैं कि ये एक
अच्छे शासक, अच्छे राजा होने के साथ साथ इनमें जो कला भी थी, ठीक है, कला को परखना ये लोग जानते थे। तो इन लोगों के जो दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, तो उसी तरह से अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ही तरह जो है फतेह शाह के दरबार में भी 9 रत्न थे, क्योंकि ये भी जो है कला के पारखी थे। फतेह शाह, कला से इन्हें भी प्रेम था। तो इनके जो 9 रत्न थे, श्री सुरेशानंद बर्थवाल थे, खेतराम धस्माना, रुद्रीदत्त कमोठी, हरिदत्त नौटियाल, बसवानंद बहुगुणा, श्री शशिधर डगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कंठोला और श्री हरिदत्त थपलियाल। ये 9 रत्न जो थे ये फतेह शाह के दरबार में थे। इनके अलावा भी बहुत से कवि ऐसे थे जो फतेह शाह के दरबार में हुआ करते थे। श्री जटाधर या जटाशंकर द्वारा रचित फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो श्री जटाधर या जटाशंकर के द्वारा रचित है, जो कि आज भी देवप्रयाग के पंडित चक्रधर शास्त्री की वेदशाला पुस्तकालय में विद्यमान है। अब यहाँ पे एक रतन कवि और श्री क्षेमराम का हस्तलिखित फतेह शाह जो है, ठीक है, तो फतेह शाह ये हस्तलिखित पुस्तक है जो कि रतन कवि और श्री क्षेमराम ने लिखी थी, फतेह शाह नामक पुस्तक। ये भी अभी तक उपलब्ध है। और जो रतन कवि और क्षेमराम है ये भी फतेह शाह के दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है। तो कला में भी जो है इनका पूरा इंटरेस्ट था फतेह शाह का। ये वीर तो थे ही, इन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया था गढ़वाल को। इसके साथ साथ ये कला प्रेमी भी थे, जिस तरह उन्होंने कवियों को अपने वहाँ संरक्षण दिया था अपने दरबार में, ठीक है। तो दूर अतीत के इतिहास का स्वर्ण युग मानो पुनः गणराज्य में साकार हो उठा था। इतनी शांति और सुरक्षा, मतलब कि फतेह शाह के शासनकाल में गढ़वाल में इतनी शांति और सुरक्षा थी कि लोग जो है अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे, कोई लॉक नहीं लगाता था। ऐसा कौन कहता है? रतन कवि जी कहते हैं, जो कि दरबारी कवि थे फतेह शाह के। और एक तत्कालीन उसी समय एक कविराज सुखदेव मिश्रा भी थे, उनका ग्रंथ है व्रत विचार, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। व्रत विचार किसका है? तो कविराज सुखदेव मिश्रा का। तो उन्होंने अपने फतेह शाह के वीरत्व का, इन्होंने भी फतेह शाह के वीरता के बारे में इतना सब यशोगान इन्होंने किया है, ये देखिए। तो इन्होंने फतेह शाह की प्रशंसा की है। श्री सुखदेव का मूल ग्रंथ श्री शूरवीर सिंह के संग्रह में अभी भी जो है विद्यमान है। यही नहीं बल्कि भूषण कवि ने भी जो है फतेह शाह की, एक भूषण कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं भूषण जी, तो इन्होंने भी फतेह शाह की प्रशंसा में कविताएं लिखी थी। फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ के संपादक ठाकुर शूरवीर सिंह जी ने भूषण कृत 2 कविताओं का उद्धरण दिया था, ठीक है। कवि भूषण ने जो फतेह शाह की प्रशंसा में 2 कविताएं लिखी थी, उनके बारे में जो है ठाकुर शूरवीर सिंह ने फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ का संपादन करते हुए जो है विवरण दिया हुआ था। तो उक्त कवित्व को उद्धृत करने के साथ ही डॉक्टर डबराल कहते हैं कि किसी भी शासक विशेष का नाम उपयुक्त पंक्तियों में नहीं आता, इसलिए श्री शूरवीर सिंह जी का यह भ्रम है कि उक्त प्रशंसा फतेह शाह की है। तो जो ये हमें ऊपर जो ये कविता दी हुई है ना, तो इसमें फतेह शाह किसी भी शासक का नाम नहीं आता है। तो ठाकुर शूरवीर सिंह जी कहते हैं कि ये जो है फतेह शाह की इसमें प्रशंसा की गई है। इसी के साथ डबराल जी यह भी लिखते हैं कि वे पंक्तियां मेदिनी शाह के लिए लिखी गई हैं। अब यहाँ पे कविता है, इसमें भी किसी का मत है कि मेदिनी शाह के लिए है, किसी का मत है कि फतेह शाह के लिए है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए, क्योंकि जहाँ पे वाद विवाद हो वो पढ़ने का मतलब नहीं है। जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें, वो हम पढ़ेंगे इसमें, जो पेपर में पॉइंट टू पॉइंट आने वाली है। औरंगजेब के फरमान तथा फतेह शाह के ताम्रपत्र से प्रमाणित हो ही चुका है, अस्तु स्वाभाविक है कि यह पंक्तियाँ फतेह शाह की प्रशंसा के लिए लिखी गई होंगी। तो ये उन पंक्तियों की बात कर रहे हैं फिर से। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि मतीराम ने, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए, हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि मतीराम ने अपने विख्यात ग्रंथ व्रत कौमुदी के नाम लिख लीजिए। व्रत कौमुदी किसका ग्रंथ है? तो कवि मतीराम का ग्रंथ है। इन पंक्तियों में भी जो है इन्होंने फतेह शाह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है।
वही है कि फतेह शाह की वीरता, उदारता, इन सब गुणों से युक्त इस महान नरेश का रुझान जो है कलात्मक तो था ही, दूसरी ओर इनकी प्रवृत्ति अत्यधिक धार्मिक भी थी। धर्म के प्रति भी ये जो है इनकी एक छाया जो है धर्म के ऊपर भी इसमें दी गई है फतेह शाह की। नामपंथ जो उस समय पे समुदाय चल रहा था उसमें इनकी अटूट श्रद्धा थी। 1668 ईस्वी का एक ताम्रपत्र है जिसमें बालकनाथ जोगी या बालकनाथ के विषय में लिखा गया है। हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि जो बालकनाथ है वो इनके समकालीन थे। अमर संदेश तथा बालकनाथ जी का जीवन नामक पुस्तक के आधार पर जो है इनका कार्यकाल 1670 ईस्वी के आसपास ठहराया गया है फतेह शाह का, और यही काल जो है बालकनाथ जी का भी है। अतः हमें ज्ञात होता है कि ये दोनों जो है समकालीन थे। ठीक है, अब हम फतेह शाह की मृत्यु का समय जान लेते हैं कि जो फतेह शाह की मृत्यु है ये 1715 ईस्वी बताई गई है। ठीक है, फतेह शाह की मृत्यु काल कौन सा बताया गया है? 1715 बताया गया है। तो फिर से ये एक ताम्रपत्र है। ठीक है, ये ताम्रपत्र दिया हुआ है। इसके अलावा हमें दो ताम्रपत्र और हैं, जो एक तो फतेह शाह के शासनकाल का हमें मिलता है और दूसरा जो कि संवत 1772 का है, और दूसरा राजा प्रदीप शाह का है जो कि संवत 1773 का। ये सन नहीं है, यहाँ संवत लिखा हुआ है, 1773 का है। अब प्रश्न उठता है कि बीच की अवधि का जो 1 वर्ष था, 1 वर्ष 1 माह और 7 दिन का, ये इस समय पे सिंहासन पर कौन बैठा था? यानी कि 1772 फतेह शाह का बताया गया है और 1773 प्रदीप शाह का बताया गया है। यानी कि 72 से 73 के बीच का जो शासनकाल है, इस समय कौन था? तो इस समय ऐसा कहा जाता है, मोलाराम जी कहते हैं। मोलाराम जी का नाम तो आपको पता ही होगा, फेमस आर्टिस्ट। तो मोलाराम जी कहते हैं कि इस समय उपेंद्र शाह जो था वो उत्तराधिकारी था फतेह शाह का। फतेह शाह का बड़ा पुत्र उपेंद्र शाह था जो कि 1 साल के लिए गद्दी पर बैठा था, और उपेंद्र शाह के बाद जो है फतेह शाह का छोटा पुत्र प्रदीप शाह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है, मतलब कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह और उपेंद्र शाह के बाद प्रदीप शाह जो है गद्दी पर बैठा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप प्रदीप शाह फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह और उपेंद्र शाह के बाद प्रदीप शाह का ही शासनकाल लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। फतेह शाह भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा प्रदीप शाह। उपेंद्र शाह का सिर्फ थोड़ा सा हमें नाम देखने के लिए मिला है कि फतेह शाह का एक पुत्र उपेंद्र शाह भी था, उसके बाद प्रदीप शाह आता है। ठीक है, तो प्रदीप शाह, अब हम नेक्स्ट उसमें प्रदीप शाह के ही बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रदीप शाह के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।